स्टार्ट करते हैं हम लास्ट टाइम में पढ़ा था केमिकल हैजर्ड्स के हवाले से, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के हवाले से। मैंने आपको इसमें फिजिकल फॉर्म ऑफ केमिकल्स बताई थी और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स बताए थे विच आर हैजर्ड्स टू ह्यूमन हेल्थ, जो कि इंसान के लिए हैजर्ड हो सकते हैं। और यही चीज़ रिपोर्ट के अंदर भी दी गई है। अच्छा, आज जो एक्सप्लेन करने की बात है कि भाई केमिकल्स की अगर बात करूँ तो केमिकल्स या सब्सटेंस दो टाइप्स हो सकते हैं, हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस, हैजार्डस सब्सटेंस एंड नॉन हैजार्डस सब्सटेंस। अच्छा, हैजार्डस सब्सटेंस क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फर्क क्या होगा इसके अंदर, नॉन हैजार्डस सब्सटेंस क्या होते हैं और हैजार्डस सब्सटेंस क्या होते हैं। तो फिलहाल हम देख लेंगे कि व्हाट आर हैजार्डस केमिकल्स या सब्सटेंस। हैजार्डस केमिकल्स या सब्सटेंस क्या होते हैं एंड व्हाई आई फोकस ऑन दिस हैजार्डस केमिकल। हैजार्डस पे क्यों फोकस कर रहा हूं, हैजार्डस और नॉन हैजार्डस में फर्क कहां होता है। पहले मैं बता दूं मैं आपको कि हैजार्डस हमारे सीन की अगर बात की जाए या इंटरनेशनली भी हैजार्डस सब्सटेंस की ट्रेड, हैजार्डस सब्सटेंस की एक बाउंड्री, ट्रांस बाउंड्री करना। ट्रांस बाउंड्री का मतलब ये है कि आप एक कंट्री से उसको दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं तो उसके हवाले से कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशन बनी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ उसका। एक क्लस्टर है हमारा, क्लस्टर ऑन द ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांस बाउंड्री ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस। तो उसमें जो है वो बहुत सारी कन्वेंशंस बनी हुई है। तो उन कन्वेंशंस के तहत आप जो है हैजार्डस सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह या हैजार्डस वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने एक कंपनी का काम किया था जो कि मेजर केमिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। तो उसमें जब उनका मैंने काम किया केमिकल सब्सटेंस क्या केमिकल्स के हवाले से काम किया, तो उन्होंने अपना एक इंक मंगवाई साउथ कोरिया से। उनकी कोरिया से इंक आई, अब वो कहाँ रुक गई, वो रुक गई पोर्ट पे। कस्टम वालों ने कहा कि भाई आप अप्रूवल लेके आए, ईपीए से जब तक आप अप्रूवल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से आप अप्रूवल लेके नहीं आएंगे तब तक हम ये आपको रिलीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली देयर आर सम रेगुलेशन फॉर द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस केमिकल और सब्सटेंसेस। तो आप इस पाकिस्तान से आप किसी और कंट्री में नहीं भेज सकते जब तक कि आपके पास उसकी अप्रूवल ना हो। इसी तरह किसी कंपनी से आप इंपोर्ट नहीं करा सकते until and unless you have not taken the measure related to the environment। अगर आपने उसके एनवायरनमेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स नहीं लिए तो आप उन केमिकल्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। दोबारा इसकी ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट बनी हुई है। ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट क्या होती है, ट्रांसबाउंडरी रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है कि यू कैन नॉट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट these chemicals or hazardous substance until and unless you have not got the approval from the local protection environmental protection agency। वहाँ की environmental protection agency से जब तक आपके पास अप्रूवल ना आए तो आप उसको नहीं भेज सकते। तो इसलिए ये हैजार्डस को खास तौर पे फोकस किया है। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर रेगुलेशन बनी है हैजार्डस सब्सटेंस रूल 2014 के नाम से। तो बिफोर एक्चुअल टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता दें कि हैजार्डस सब्सटेंस या हैजार्डस केमिकल्स कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करें कि टू टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं या टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं। केमिकल्स की अगर बात करूं तो मैं फोकस यहाँ पे केमिकल्स को कर रहे हैं। तो अगर मैं केमिकल्स की बात करूं तो दो टाइप्स के होंगे, हैजार्डस होंगे और नॉन हैजार्डस होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं थिनर की, तो थिनर हैजार्डस में आता है या नॉन हैजार्डस में आता है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि वेदर दिस केमिकल इज अंडर हैजार्डस और नॉन हैजार्डस। पेपर है, पेपर इज नॉन हैजार्डस सब्सटेंस।
ठीक है। पेपर हमारा नॉन हैजार्डस सब्सटेंस क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं है जो हैजार्डस की होगा। अच्छा बार अब मैं आपको बता दूं कि हैजार्डस को जज करने के लिए वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हैजार्डस के अंदर हो सकती है। फिलहाल नेगोशिएट एक्चुअल टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दें कि हैजार्डस सब्सटेंस की क्वालिटीज क्या है। इसका फार्मूला होता है TICR। TICR शायद आपने पढ़ा हो। T फॉर toxicity, I for ignitability, C for corrosivity और R for reactivity। TICR जिन केमिकल्स के अंदर ये चार प्रॉपर्टीज पाई जाती हो, मतलब either it is toxic or it is ignitable or it is corrosive or it is reactive, तो उनको हम कंसीडर करते हैं कि they are considered as hazardous substance or hazardous chemicals। अच्छा TICR के फॉर्मूले से इसको याद रखिएगा। अब फर्क बता दूं मैं आपको, टॉक्सिसिटी क्या होती है, टॉक्सिक, फिर फर्दर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। टॉक्सिक क्या होता है? अच्छा टॉक्सिक के साथ एक और टर्म भी आती है, वो आगे बताता हूं। टॉक्सिक, इग्नाइटेबल, कोरोसिव और रिएक्टिव। अगर मैं टॉक्सिक की बात करूं तो टॉक्सिक वो सब्सटेंस या वो केमिकल्स होते हैं जो कि जिनकी स्मॉल कंसंट्रेशन कैन कॉज डेथ। बता देता हूं मैं आपको, स्मॉल कंसंट्रेशन कैन कॉज डेथ और सीवियर इलनेस। कोई ऐसा केमिकल है जिसकी बहुत कम कंसंट्रेशन है और वो आपको सीरियस इंजरी या डेथ कॉज करे। एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड, एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा केमिकल स्मॉल कंसंट्रेशन, भाई 1000 ppm के अगर आपने H2S इनहेल कर ली तो द पर्सन, अगर एक पर्सन इनहेल करता है 1000 ppm, दिख रहा होगा हाइड्रोजन सल्फाइड को उसने इनहेल कर लिया, ठीक है। अब इसकी 2 मिनट्स के अंदर डेथ हो सकती है। 2 मिनट के अंदर एक पर्सन की डेथ हो रही है एट 1000 ppm। ये तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन देखी जाए 100 पे या 100 से नीचे, ये एस्फाइक्सिएशन कर देती है, मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी करके आपको बेहोश कर सकती है, अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस कर सकती है। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एस्फाइक्सिएशन कर सकती है। ये टर्म लिख रहा हूं, एस्फाइक्सिएशन कर सकती है, यानी लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, लैकिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल्स क्या कहलाएंगे, टॉक्सिक कहलाएंगे। स्मॉल कंसंट्रेशन है, ठीक है। देखिए नुकसानदेह तो पानी भी हो सकता है, नुकसानदेह तो वाटर इज अ सब्सटेंस, वाटर भी तो सब्सटेंस है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन वाटर मॉलिक्यूल है पूरा, बहुत ज्यादा मिले नुकसानदेह, लेकिन बहुत ये कितने स्पेयर एरिया में नुकसान है। नमक क्या है, नमक भी एक केमिकल है बट इट इज नॉट हैजार्डस, इतना हैजार्डस नहीं है कि आप इसकी बहुत सारी कंसंट्रेशन भी खा लें तो आपकी बॉडी उसको सर्वाइव कर। चीनी भी एक सब्सटेंस है, लेकिन नमक बहुत ज्यादा खा लिया, एक बच्चे को 1 चम्मच नमक खिला दिया, 1 साल के बच्चे को 1 चम्मच स्पून खिला दिया नमक का, तो ठंडा है, मर सकता है। दोबारा हर केमिकल का अपना एक इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि हैजार्डस केमिकल की बात करें तो हैजार्डस केमिकल में सबसे खतरनाक क्या होगा, उसकी टॉक्सिसिटी, ठीक है। उसकी टॉक्सिसिटी की बेसिस पे कहेंगे कि अगर कोई भी केमिकल है, लेट एक्स एक केमिकल है और वो टॉक्सिसिटी शो कर रहा है, तो हम इसको किस एरिया के अंदर डाल देंगे, इट विल बी इन द डेफिनेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज हैजार्डस सब्सटेंस बिकॉज़ इट शोज, आगे बताऊंगा, कोरोसिविटी। अच्छा एक तो ये हो गया, टॉक्सिक हो गया।
इग्नाइटेबिलिटी, कोई सब्सटेंस है that S is a substance, अब whether it is ignitable or not. Ignitable क्या मतलब है, उसका फ्लैश पॉइंट ग्रेटर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी टेंपरेचर मिला इग्नाइट हो गया, जल गया, बर्न कर गया, ठीक है। इग्नाइट हो गया मतलब फ्लैश पॉइंट उसका ग्रेटर देन 60 है। तो ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे केमिकल्स को भी हम इग्नाइटेबल कहते हैं। लाइक हमारे पास डीजल की एग्जांपल है, लाइक हमें ऑयल पेट्रोल की एग्जांपल है, पेट्रोल फौरन इग्नाइट करता है। आप उसको थोड़ा सा टेंपरेचर ज्यादा रख दे, इवन कि वो अगर आप उसको टेंपरेचर दे भी ना तो वैसे ही उसका फ्लैश पॉइंट इतना कम होता है कि वो आप उस एयर के अंदर भी बहुत ज्यादा आग पकड़ लेता है। ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर टॉक्सिसिटी उस एरिया में नहीं है कि तीन चार प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो इग्नाइटेबिलिटी शो कर रहा है। मैंने एग्जांपल दिया आपको डीजल की या पेट्रोल, इट शोस इग्नाइटेबिलिटी, मतलब इसका फ्लैश पॉइंट हो सकता है 60 से कम हो। मुझे इसका एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट दीस सब्सटेंसेस आर इग्नाइटेबल सब्सटेंस। इसी तरह थिनर के फ्यूम्स कंटीन्यूअसली एयर के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं बिकॉज़ दिस इज इग्नाइटेबल सब्सटेंस। तो अगेन ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये हैजार्डस केमिकल्स के अंदर चला जाएगा। अच्छा, तीसरा जो इसका हैजार्डस सब्सटेंस को मेजर करने का पैमाना है, दैट इज कोरोसिविटी। कोरोसिव पास केमिकल्स पे आपने निशान देखा होगा कोरोसिव का, मतलब ये हाथ का एक टेस्ट ट्यूब बनी होगी और नीचे टेस्ट ट्यूब का निशान होगा और नीचे स्किन का निशान होगा और यहाँ से ड्रॉप्स गिरे होंगे। तो ऐसी जो शक्ल है दैट इज कोरोसिविटी, यानी कोरोसिव का मतलब ये है जो आपके टिश्यूज को डैमेज करे। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर उठाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कोरोसिव टू आवर स्किन। इसी तरह मैं जब अपनी पीएचडी के दौरान मैं रिसर्च कर रहा था तो पहले दिन मैं लैब में था, जब लैब में मैं काम करके घर पहुंचा तो मेरे हाथ पे ब्लैक से धब्बे लगे थे, कपड़ों में भी, हाथ में भी, और उन ब्लैक डॉट्स के अंदर जो मेरे धब्बे लगे थे वो जलन कर रहे थे। मैंने कहा मुझसे कि ये धब्बे कैसे हैं या कोई चीज बाहर से ऐसे नहीं। तब मुझे याद आया क्योंकि मैं लैब में काम कर रहा था तो वहां पे टाइट्रेशन के मेथड के दौरान मैंने यूज किया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या है, इसके अंदर जो सिल्वर है, सिल्वर इज कोरोसिव टू स्किन। उसने वो धब्बे पैदा करके बिल्कुल उसके अंदर जलन पैदा कर दी। एग्जांपल मैं कौन दे रहा हूं आपको, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कोरोसिव टू स्किन। अगर हाथ लगाए, हाथ पे लगेगा तो कोरोसिव जला देगा, टिश्यूज को जला देगा, बर्न कर देगा। व्हिच काज सीवियर बर्न और लेस सीवियर बर्न। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स हो गई, सिल्वर हो गया। तो these substances are supposed to are considered as hazardous because ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कोरोसिविटी शो कर रहे हैं। और आज का क्या होता है, लास्ट वन इज रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब ये है कि वो रूम टेम्परेचर पे तो नॉर्मल था, या सॉरी रूम टेम्परेचर बंद, एक चीज बंद है, आपने रूम टेम्परेचर पे एक्सपोज किया तो फौरन वो रिएक्शन करके किसी और चीज में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। तो ऐसे सब्सटेंस भी क्योंकि शुरू में इनर्ट पड़े हैं, खामोश पड़े हैं, लेकिन जैसे रूम टेम्परेचर मिला किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन करके वो कन्वर्ट होंगे, वो रिएक्शन करके जो नई चीज बना रहे हैं दैट माइट बी हैजार्डस। ऐसे सब्सटेंस को भी जो कि रिएक्टिविटी प्रोड्यूस करें वो हैजार्डस सब्सटेंस में कर डालते हैं या उसको में लिया जाता है। तो अभी फिलहाल जो मैंने चार बातें बताई, TICR, ये फार्मूला याद रखिएगा। यानी टॉक्सिसिटी शो करे, इग्नाइटेबिलिटी शो करे, कोरोसिविटी शो करे या रिएक्टिविटी शो करे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम हैजार्डस सब्सटेंस में लेते हैं। निगोश में इसके अंदर थोड़ी सी फर्दर और एक्सप्लेनेशन, ये मैंने आपको समझाने के लिए, याद कराने के लिए ये थोड़ा सा
एरिया बताया था आपको, लेकिन इसको फर्दर अगर मैं एक्सप्लेन करूं, डिवोश कहता है कि देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज हार्मफुल, यानी वो सब्सटेंस जो कि हार्मफुल वो भी हैजर्डस सब्सटेंस के अंदर आते हैं। हार्मफुल से अब हार्मफुल और टॉक्सिसिटी में, टॉक्सिक सब्सटेंस में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मफुल एंड टॉक्सिक? देखिए, स्मॉल कंसंट्रेशन कैन कॉज डेथ, small concentration of a substance can cause death or serious injury by hydrogen sulfide, लेकिन बाद सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि स्मॉल कंसंट्रेशन सीरियस इंजरी नहीं करती। तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी लार्ज कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया, बहुत ज्यादा अमाउंट में इनहेल किया, तब जाके उससे नुकसान होना शुरू हुआ। तो ऐसे केमिकल्स को हम कहेंगे वो भी हैजर्डस केमिकल्स के अंदर आते हैं। हैजर्डस केमिकल एक प्रॉपर्टी क्या है कि इट माइट बी हार्मफुल। एक तो हमने पढ़ा 1 2 3 4, एक प्रॉपर्टी इसकी हार्मफुल भी है। इसकी डेफिनेशन क्या है? कॉज डेथ और सीरियस हेल्थ व्हेन इनहेल्ड, swallowed और absorbed द मे इन लार्ज डोज। इस पे डोज ज्यादा है, डोज क्या है इसमें, और इसमें डोज क्या है? स्मॉल। तो डोज का फर्क है, अगर डोज ज्यादा इनहेल कर ली, swallow कर ली, ठीक है, क्योंकि रूट ऑफ एंट्री में आपको बता चुका हूं, वी हैव सर्टेन रूट ऑफ एंट्री वेदर इट इज फॉलोड, वेदर इट इज इनहेल्ड और वेदर इट इज एब्जॉर्ब, ये रूट ऑफ एंट्री है। तो अब ये डोज कितनी अमाउंट में ले गए? स्मॉल क्वांटिटी की, लार्ज क्वांटिटी, अगर लार्ज क्वांटिटी में जाके नुकसान पहुंचा, स्मॉल क्वांटिटी ले की नुकसान नहीं पहुंचा, स्मॉल क्वांटिटी ले की नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लार्ज डोज ले ली, अब इट इज लीथल, ये हमारी कैन कॉज डेथ, can cause serious illness, can cause serious injury। इस सूरत में ये हार्मफुल हो जाएगा। अच्छा, एक और फर्दर निकोश एक्सप्लेन करता है, जिसको मैं 6 नंबर दूंगा, which is कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिसिटी ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये सब्सटेंस हैजर्डस है या ये केमिकल हैजर्डस है। एक शख्स एक अरसे तक एक केमिकल में काम करता रहा, एक केमिकल इंडस्ट्री में काम करता रहा, 40 साल 50 साल के एज के बाद पता चला कि ही हैज डेवलप्ड सम कैंसर सिम्पटम्स, उसके अंदर कैंसर हो गया। एक ऐसी जगह काम कर रहा था जहां उसने कंटीन्यूअसली इनहेल किया डेंजरस गैसेस को, तो अब वो काम करते करते उस वक्त उसको अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही हैज डेवलप्ड कैंसर सिम्पटम्स, को कैंसर हो गया। ऐसी सूरत में डेवलप कैंसर, जो वर्कर है, जो स्टाफ है, जो पर्सन उस जगह पे काम कर रहा है, उस केमिकल को डील कर रहा है, उसको कैंसर की सिम्टम्स हो गए। ऐसा केमिकल जो कि कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर डेवलपमेंट करे, तो वो भी हम हैजर्डस केमिकल या हैजर्डस सब्सटेंस के अंदर लेते हैं। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हैजर्डस की सूरत में होती है जब कि वो म्यूटेशन, अभी जो बात चल रही है, आपने अक्सर सुना होगा कि कोरोना वायरस, इससे बचाया हम सबको अल्लाह ताला। तो कोरोना वायरस जो है वो इसकी आजकल धूम चल रही है इन रॉन्ग सेंस, हर जगह फैला हुआ है। तो अब बात डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई दिस इज म्यूटेशन हुई है, इसके म्यूटेशन हुई है, मतलब वहाँ जो वुहान में प्रोड्यूस हुआ था उसकी जीन्स कुछ और थी, और फिर जब वो ट्रैवल करके गया यूरोप या अमेरिका की तरफ, तो वहाँ उसकी जीन्स कुछ और थी, और जब इसने एशिया की तरफ मूव किया तो इसकी जीन्स कुछ और है, तो ये म्यूटेशन कर रहा है अपने अंदर, वो अपने अंदर खुद म्यूटेशन कर रहा है। अच्छा, बात क्या होता है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो किसी बॉडी के अंदर जाकर उसके अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल होता है, खास तौर पर मैंने आपसे टर्म यूज किया हेरिडिटी, मतलब वो जो उसके डीएनए होते हैं, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर डिफॉर्मिटीज करते हैं। एग्जांपल मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगा, जब हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, तो वो कहा गया कि भाई उसकी जो इफेक्ट था वो कई नस्लों तक चला, डिफेक्ट्स आना शुरू हुए, ठीक है। तो फिर एक ऐसे डिफेक्ट की म्यूटेशन हो गई। मिसाल के तौर पे कोई पर्सन ऐसे केमिकल्स को एक्सपोज हुआ कि उसके अंदर जो है वो जो हमारा लंग्स था, लंग्स के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्गन बन गया,
ठीक है। तो म्यूटेजेनिक ऐसे सब्सटेंस को भी हम हैजार्डस कह सकते हैं। और एक आखिरी टर्म है जो कि शायद वहां ने लिखी हो, जिसको मैं कहता हूं टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक मीन जो कि बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करे, स्पेशली रिलेटेड टू बर्थ। बच्चे पैदा हो रहे हैं बट देयर इज डिफेक्ट, ठीक है। तो म्यूटेजेनिक और टेराटोजेनिक में फर्क ये है कि इसमें एल्डर पीपल को भी नुकसान पहुंच सकता है। एक सही साल के आदमी था, 50 साल के बाद उसके जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो गई और ही हैज डेवलप्ड कैंसर। और टेराटोजेनिक मींस ये कि इट इज जस्ट रिलेटेड टू बर्थ डिफेक्ट्स। तो ये 6-7 के प्रॉपर्टीज हैं। एक तो TICR बताया मैंने आपको, ये इससे याद रखिएगा, दीज आर द मेजर प्रॉपर्टीज वेदर अ सब्सटेंस और केमिकल इज अ हैजार्डस। और दूसरा जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये प्रॉपर्टीज कैसी है कि भाई हार्मफुल है, कार्सिनोजेनिक है, म्यूटाजेनिक है, टेराटोजेनिक है। ये भी सब्सटेंस या केमिकल्स के हैजार्डस होने को बताता है। अच्छा, 3-4 चीजें मैं आपको और बता दूं। यहां तक मैंने बताया कि केमिकल्स क्या होते हैं, इसकी फिजिकल फॉर्म क्या है। अच्छा, फिर केमिकल्स नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या होंगे। इसके हेल्थ इफेक्ट्स 2 टाइप से हो सकते हैं, यानी कोई भी केमिकल है उसके हेल्थ इफेक्ट 2 टाइप से होंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक पर्सन था जो दंपति में जॉब कर रहा था, 50 साल के बाद 55 साल के बाद पता चला कि ही हैज डेवलप्ड कैंसर सिम्टम्स, उसके अंदर कैंसर की अलामत आ गई है, कैंसर हो गया उसको। तो अब ये भी एक हेल्थ इफेक्ट है। लेकिन बात हेल्थ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो कि फौरन हो जाते हैं। तो ऐसे इफेक्ट्स जैसे आप अब सार्स का नाम चल रहा है आजकल, इट इज नॉट रिलेटेड टू केमिकल से रिलेटेड नहीं है, कोरोना वायरस है, बायोलॉजिकल है। लेकिन मैं फर्क समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहां अगर मैं सार्स की बात करूं तो ये है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक टर्म आएगा आपके पास एक्यूट। फिर मैं आपको एग्जांपल दी कि बाज़ औक़ात आपका जो हेल्थ इफेक्ट आता है वो फौरन आ जाता है, यानी आप 15 मिनट एक चीज को एक्सपोज हुए, आप उस चीज से मुतासिर हो, इफेक्ट हो। लेकिन बाज़ औक़ात ये सिम्टम्स या ये प्रॉब्लम्स आपको फौरन नहीं आती। डॉक्टर से वहां जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं हाँ इनको क्रॉनिक इफेक्ट। तो हेल्थ इफेक्ट 2 टाइप्स के, एक एक्यूट इफेक्ट होता है और एक क्रॉनिक इफेक्ट होता है। तो एक्यूट इफेक्ट और क्रॉनिक इफेक्ट फर्क क्या है दोनों में? फर्क मैं आपको बता दूं कि एक्यूट, अच्छा इसमें क्या है, इसमें बात क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ सब्सटेंस। इसमें एक्यूट इफेक्ट में क्या होता है कि आप जो सब्सटेंस इनहेल कर रहे हैं या जो केमिकल आप एक्सपोज हो रहे हैं, इसमें एक्सपोजर टाइम लेवल उस सब्सटेंस का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन देयर इज अ रिड्यूस्ड एक्सपोजर टाइम यूजुअली फॉर 15 मिनट्स। आप किसी भी केमिकल्स को उसका आपने उसका बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले ली एट द सेम टाइम, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले ली, लेकिन एक्सपोजर टाइम बहुत कम है, तो ऐसे इफेक्ट्स नॉर्मली एक्यूट होते हैं। लेकिन बात क्या होता है कि आप लो लेवल होते हैं, लेकिन उसका एक्सपोजर टाइम बहुत ज्यादा होता है। एक्सपोजर टाइम वेरी हाई। जैसे एक वर्कर, मैंने बताया कि एक पर्सन काम कर रहा है, पिछले 10 सालों से एक कंपनी में काम कर रहा है और वो एक्सपोज हो रहा है कितने घंटे के लिए? 8 आवर अ डे। एक दिन के अंदर वो एक केमिकल को 8 घंटे के लिए एक्सपोज हो रहा है और ऑल्दो उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, कंसंट्रेशन कम है लेकिन एक्सपोजर टाइम बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन जो ऐसी डेवलपमेंट होती है या ऐसे इफेक्ट्स आते हैं वो क्रॉनिक इफेक्ट्स कहलाते हैं।
ऐसे केमिकल्स क्रॉनिक इफेक्ट कॉज करते हैं और बास केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए एक्सपोज होता है पता नहीं क्योंकि उसकी इनहेलेशन या उसकी जो है वो एक्सपोजर टाइम बहुत एक्सपोजर का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा रहता है इंसान, तो ऐसे इफेक्ट्स को कहते हैं एक्यूट इफेक्ट्स। तो ये आज का जो टॉपिक था इसी चीज़ पे फोकस करना था कि भाई एक तो केमिकल्स किस शक्ल में होते हैं, इन केमिकल्स इन सब्सटेंस को हम हैजार्डस कह सकते हैं और उसके हेल्थ इफेक्ट्स किस शक्ल में हो सकते हैं। इसके एक एग्जांपल मैं नॉइस की दे सकता हूँ। एक पर्सन जो है वो एक अर्से तक जनरेटर में काम करना शुरू किया। अब क्योंकि वो जनरेटर में काम कर रहा है तो वो जनरेटर पे काम करते करते उसको 20 साल हो गए, 8 घंटे रोजाना वो जनरेटर पे एक्सपोज हो रहा है, तो 20 साल के अंदर उसके अंदर क्रॉनिक इफेक्ट्स आना शुरू होंगे। यानी हो सकता है कि वो अपनी परमानेंट हेयरिंग लॉस पे जा रहा है, उसको बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा आफ्टर सम टाइम। तो ये कहलाते हैं क्रॉनिक इफेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे जो केमिकल्स के हवाले से बात हो रही है कि आप थिनर में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक पेंट करने वाला है, ऐसा नहीं होता कि आज उसने पेंट किया कमरे के अंदर और घर गया तो उसको फौरन हेल्थ इफेक्ट्स आना शुरू हो गए, उसके अंदर कोई चेंज आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। एक पेंट करने वाला है अगर वो 20 साल तक 25 साल तक पेंट करता है और वो 8-8 घंटे थिनर को या पेंट में एक्सपोज होता है तो उसके अंदर एक स्मेयर डिफॉर्मिटी आना शुरू होगी, हो सकता है कि 20 साल बाद उसको खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए। तो ऐसे इफेक्ट्स को हम क्रॉनिक इफेक्ट्स कहते हैं। अच्छा, एक्यूट इफेक्ट नॉर्मली डेंजरस नहीं होते बट क्रॉनिक इफेक्ट्स आर मोर डेंजरस क्योंकि एक्सपोजर टाइम बहुत ज्यादा है। एक्सपोजर टाइम और लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता नहीं चल रहा है, छुपा कहते हैं ना साइलेंट किलर है, छुपा हुआ किलर है। आप एक्सपोजर आपको शुरू में कुछ नहीं हुआ, पेंट करके आया, पेंट करने बाद पेंट करके आया, फिर अगले दिन फिर गया, फिर उसको दूसरी जगह से काम मिल गया, काम करते करते जब 20-25 साल गुजर गए तब उसके अंदर इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। तो ये फर्क है एक्यूट और क्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर। तो आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा, केमिकल हैजर्ड्स का तकरीबन कवर कर चुके हैं। बाकी इसका रिस्क कंट्रोल में आपको बता दूंगा कि रिस्क कंट्रोल क्या क्या हो सकता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में